हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 10 जून और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी हिस्ट्री फैक्ट हैं उनको भी बताया गया है, तो वीडियो आपको ध्यान से देखनी है। वीडियो की PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। इसकी क्विज आप हमारे एप्लीकेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने का अधिकार है? तो आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस ला सकता है। निम्न में से किस भारतीय को अभी तक EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड नहीं मिला है? तो मुकेश अंबानी जी को अभी तक नहीं मिला है। क्लियर है? इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया? दोस्तों उत्तराखंड की कैबिनेट ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाई जाएगी। ठीक है, वहाँ की जो राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य जी, उनकी सहमति के बाद उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी ऑफिशियल राजधानी हो गई है अब गैरसैंण। क्लियर है? ग्रीष्मकालीन यानी कि गर्मी के दिनों की, इसे आप लोग याद रखिएगा। गैरसैंण, गैरसैंण क्या है? ये दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले की एक तहसील है गैरसैंण, उसको अब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाएगा। बाकी जो राजधानी है देहरादून वो भी रहेगी। अभी आपको याद होगा मार्च 2020 में ही जो उत्तराखंड के CM हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया था। क्लियर है? चलिए अब उत्तराखंड आया है तो जल्दी से हम लोग उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट को रिवाइज कर लेते हैं। उत्तराखंड ने दोस्तों अभी हाल ही में होप नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया था, होप पोर्टल लॉन्च किया था। उत्तराखंड दोस्तों अभी 1100 पौधों पर एक रिपोर्ट जारी किया था, जो विलुप्त हो रहे हैं पौधे उन पर एक रिपोर्ट जारी किया था उनके संरक्षण पर, और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना था। उत्तराखंड ने दोस्तों अभी हाल ही में अपना सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया। अब हम लोग उत्तराखंड से स्टैटिक पॉइंट भी जान लेते हैं। उत्तराखंड मैप में देख लीजिए, ये रहा देहरादून इसकी राजधानी है और साथ ही साथ अब ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भी हो गई है। क्लियर है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछी जाएगी तो अब से आप बताएंगे गैरसैंण। उत्तराखंड हाई कोर्ट, यहाँ की चीफ जस्टिस हैं रमेश रंगनाथन जी। BJP पार्टी से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है यहीं पर उत्तराखंड में। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? सन 2000 में 9 नवंबर को। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने तुरंत कस्टम का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में तुरंत कस्टम्स का शुभारंभ किया है CBIC ने। किसने? CBIC ने। CBIC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो इसने अभी हाल ही में तुरंत कस्टम नाम का एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया है, और ये जो कार्यक्रम होगा, ये जो प्रोग्राम होगा, बेसिकली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करने के लिए एक मेगा कार्यक्रम होगा। क्लियर है? अब देखिए इस प्रोग्राम को कहाँ पर शुरू किया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इस प्रोग्राम को बेंगलुरु और चेन्नई में जो इम्पोर्ट हुए गुड्स हैं उनसे तेज़ी से कस्टम्स निकालने के लिए, तेज़ी से कस्टम्स यानी समझ रहे हैं ना आप लोग, सीमा शुल्क। ठीक है, उनसे तेज़ी से सीमा शुल्क निकालने के लिए ये शुरू किया गया है। क्लियर है? तुरंत कस्टम्स नाम का प्रोग्राम किसके द्वारा? CBIC के द्वारा। अब CBIC के बारे में जानिए। इसकी स्थापना तो दोस्तों हुई थी 1944 में। दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर, नई दिल्ली में, और इसके करंट टाइम पर हेड हैं M अजीत कुमार। कौन है? M अजीत कुमार। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य ने किया? तो अभी हाल ही में राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है राजस्थान सरकार ने। अब ये राज कौशल पोर्टल क्या करेगा? तो दोस्तों राज कौशल पोर्टल के थ्रू होगा ये कि जो भी प्रवासी श्रमिक हैं उनको उनके होम स्टेट में ही नौकरी प्रोवाइड की जाएगी, नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे होम स्टेट में। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल की तरह से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए UP का कोई व्यक्ति था और वो राजस्थान में काम किया करता था, जॉब किया करता था, लेकिन जब ये लॉकडाउन वगैरह लगा, कोरोना वायरस महामारी आई, तो वो वापस अपने स्टेट में, होम स्टेट में UP में वापस आ गया, लेकिन अब वो बेरोजगार हो गया। तो ऐसे में दोस्तों इस पोर्टल के थ्रू उसको, उस व्यक्ति को जो UP का था और राजस्थान में वर्क करता था, उसको UP में ही रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है इस प्रकार का पोर्टल, और इस प्रकार का ये पहला पोर्टल है। ठीक है, ऐसा पोर्टल अभी तक किसी राज्य ने नहीं लॉन्च किया है।
चलिए अब राजस्थान आया है, तो हम लोग राजस्थान से रिलेटेड जो भी पुराने दिनों में आए थे करंट अफेयर के क्वेश्चंस उनको पहले रिवाइज करते हैं। अभी राजस्थान ने दोस्तों प्रोजेक्ट इस्माइल लॉन्च किया था ई लर्निंग के लिए। आयु एवं सेहत साथी ऐप भी लॉन्च किया है राजस्थान ने ही। लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य बना था राजस्थान, और वहीं रैपिड टेस्टिंग शुरू करने वाला भी पहला राज्य राजस्थान ही बना था। वन धन योजना वेबिनार का आयोजन किया था, और स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति अभी की गई थी राजस्थान में नशा मुक्ति के लिए। तो इतने पॉइंट आपको करंट अफेयर से याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्टैटिक पॉइंट की। तो राजस्थान देख लीजिए मैप में, ये रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। जयपुर यहाँ की राजधानी है। अशोक गहलोत जी कांग्रेस पार्टी के यहाँ के हैं सीएम। कलराज मिश्रा जी यहाँ के हैं गवर्नर। सरिस्का टाइगर बिहार, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव गाना बख्ची बिहार, ये है राजस्थान में। राजस्थान अपना बॉर्डर शेयर करता है दोस्तों पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। इतने राज्यों से अपना ये बॉर्डर भी शेयर करता है। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। कौन है? इंद्रजीत मोहंती। दोस्तों लास्ट 6 मंथ की ई बुक आ चुकी है, और 24 घंटों के लिए आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, खास ऑफर है सिर्फ 24 आवर्स के लिए, और उसमें से कुछ आवर्स चले जा चुके हैं। आज शाम तक ही ये ऑफ़र है 6 PM तक, ठीक है। आज शाम 6 बजे तक ये ऑफ़र है, और इस ऑफ़र के तहत इस ई बुक को सिर्फ 50 रुपये में आपको दिया जा रहा है। लास्ट 6 मंथ की फुल डिटेल्ड करंट अफेयर की ई बुक है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम इनमें से आने वाला है, तो आपके लिए ये ई बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनफैक्ट इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो दिसंबर से मई मंथ के 2020 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है, और फुल डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ किया गया है। इसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप लोग रिव्यू वीडियो देख सकते हैं, यानी इस ई बुक में क्या क्या है। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो ऊपर जो कार्ड बनकर आ रहा है इस वीडियो को देख सकते हैं, कल ही मैंने अपलोड किया है। इसमें मैंने बताया है कि क्या क्या टॉपिक इसमें अवेलेबल है। फिलहाल हम लोग ऑफ़र की बात करें तो ऑफ़र दोस्तों सिर्फ 24 आवर्स के लिए था, और 6 PM तक आज है। इसके बाद ये ऑफ़र समाप्त हो जाएगा और ई बुक का प्राइस बढ़ जाएगा, तो ऑफ़र का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, हाल ही में ओपेक ने तेल उत्पादन में कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है? तो ओपेक ने अभी हाल ही में दोस्तों 10% के तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा की है। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक एक संगठन है दोस्तों, जिसके तहत ये उन कंट्रीज़ का संगठन है जो लोग पेट्रोलियम का एक्सपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। तो ओपेक संगठन ने और एक इसके जो सहयोगी देश हैं, इन सभी ने मिलकर के डिसाइड किया है कि तेल उत्पादन में 10% की कटौती करेंगे। ये कटौती दोस्तों जारी रहेगी जुलाई 2020 तक, जुलाई मंथ के एंड तक 2020 तक ये कटौती जारी रहेगी। ये 10% छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये 10% है दुनिया का जितना भी एक्सपोर्ट होता है कंट्री में, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है उसका 10% है, जो कि लगभग है 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन। कितना? 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जाएगी। अब बात आती है कि ये क्यों कटौती की जा रही है। तो दोस्तों दुनिया भर में लॉकडाउन लगा है कोविड-19 महामारी की वजह से, तो ऐसे में इस टाइम पर एनर्जी प्राइजेस को बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है, एनर्जी प्राइजेस को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है इसका एक्सपोर्टेशन कम हो चुका है लॉकडाउन की वजह से। तो ऐसे में प्राइस बढ़ाने की ये लोग सोच रहे हैं और प्रोडक्शन कम करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों अब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं ओपेक की। ओपेक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1961 में। ये 1961 में अपने वर्किंग प्रोसेस में आ चुका था, ठीक है। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद बारकिंडो। 13 इसमें मेंबर कंट्रीज़ हैं। टोटल अगर मेंबर कंट्रीज़ की बात की जाए तो आप बताएंगे 13 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, ठीक है। और वियना ऑस्ट्रिया में है इसका हेडक्वार्टर। फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों मणिपुर राज्य सरकार ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। मणिपुर में वहाँ की राजधानी जो इम्फाल है, वहाँ पर बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं एन वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा। अब बात आती है ये क्यों किया गया है इसका उद्घाटन, यानी उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है। तो दोस्तों मणिपुर में कृषि और बागवानी के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है।
किसके लिए? इकोनॉमिकल कंडीशन को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, इसी के साथ में एक मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन को भी लॉन्च किया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, मणिपुर आया है। मणिपुर से रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन आया था इंपॉर्टेंट चर्चे में। मणिपुर की जो खुडोल पहल है, खुडोल पहल थी, उसको दुनिया की टॉप 10 पहलों में शामिल किया गया था, दुनिया की टॉप 10 इनिशिएटिव में शामिल किया गया था। मणिपुर है कहाँ पर? मैप में देख लीजिए, ये रहा मणिपुर। ठीक है, थोड़ा सा जूम करते हैं। मणिपुर ये रहा। 21 जनवरी 1972 में स्वतंत्र भारत के रूप में ये अस्तित्व में आया। इम्फाल है यहाँ की राजधानी। एन वीरेंद्र सिंह बीजेपी पार्टी से चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं। नाजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर हैं। मणिपुर में ही दोस्तों दुनिया की इकलौती तैरती हुई झील है लोकटक झील, और उसी झील पर स्थित है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये भी दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है। जब झील ही तैर रही है तो नेशनल पार्क उसी पर है, वो भी तैरेगा ही। ठीक है, मणिपुर है ये। मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दोस्तों करंट टाइम पर है रामलिंगम सुधाकर जी। कौन है? रामलिंगम सुधाकर। मणिपुर अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर शेयर करता है असम से, नागालैंड से और मिजोरम से। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने किस प्रकार के वाहनों पर हरे रंग की पतली पट्टी लगाना अनिवार्य किया? तो केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में BS6 वाहनों पर हरे रंग की पतली पट्टी लगाना मस्ट कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले होता क्या था? पेट्रोल और CNG वाहन जो होते थे, पेट्रोल वाहन और जो CNG वाहन हुआ करते थे। ठीक है, CNG का फुल फॉर्म आपको पता होगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इससे रिलेटेड जो वाहन होते थे चलने वाले, उसमें हल्के नीले रंग की एक पट्टी लगाई जाती थी। ठीक है, लेकिन अब उसी के ऊपर एक ग्रीन कलर की पट्टी लगाई जाएगी। और वहीं जो डीजल वाहन थे, ठीक है, डीजल से चलने वाले जो वाहन थे, उस पर क्या होता था? उस पर नारंगी रंग की पट्टी लगाई जाती थी, लेकिन अब उसी के ऊपर एक ग्रीन कलर की पट्टी लगाई जाएगी। ये ग्रीन कलर की जो पट्टियाँ होंगी दोस्तों, ये 1 सेंटीमीटर चौड़ी होंगी। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की ये ग्रीन कलर की पट्टियाँ होंगी, जो इन दोनों जो पहले से पट्टियाँ होती थी, स्टिकर्स होते थे, उनके ऊपर लगाई जाएगी। तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि केवल ग्रीन कलर की पट्टी लगाई जाएगी। ठीक है, ऐसा सिर्फ BS6 वाहनों पर ही होगा, और ऐसा सिर्फ 4 व्हीलर्स के लिए ही होगा, यानी 4 पहिए वाहनों के लिए ही होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो जिनके पास BS6 वाहन का रजिस्ट्रेशन है उनके लिए ये अनिवार्य है, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। BS6 का मतलब आप लोग जानते हैं भारत स्टेज 6। ये एक पर्यावरण को डिनोट करने का, यानी कि वो वाहन कितना पर्यावरण के प्रति अनुकूल है, यही डिनोट करने के लिए एक कैटेगरी डिसाइड होती है, इंजन की स्ट्रेंथ बताती है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र के किस इंजीनियर ने कोरोबॉट नामक एक रोबोट बनाया? तो अभी हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र के प्रतीक तिरोड़कर ने कोरोबॉट नाम का एक रोबोट बनाया है। प्रतीक तिरोड़कर दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर हैं और इन्होंने कोरोबॉट नामक एक रोबोट डेवलप किया है। इस रोबोट का भी सेम वही काम होगा दोस्तों जो बाकी के रोबोट्स जो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुए हैं कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? हॉस्पिटल्स में नर्सेज और वार्ड बॉय के बजाय ये रोबोट जाकर जो मरीज कोविड-19 के हैं उन तक दवाइयाँ और खाद्य सामग्रियाँ पहुँचा रहे हैं, वही काम ये भी करेगा। क्लियर है? तो प्रतीक तिरोड़कर ने इसे लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में अमेरिका में किस नाम से तूफान आया? तो अमेरिका में दोस्तों अभी हाल ही में क्रिस्टोबल नाम का तूफान आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा रहा है। अब इसकी स्पीड हो चुकी है 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब ये शुरू हुआ था तो हालांकि 80 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन अब ये 100 किलोमीटर से ज़्यादा का स्पीड हो गया है इसका, क्रिस्टोबल नाम का तूफान। ध्यान रखिएगा। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में कई सारे तूफान आए हैं। अम्फान नाम का तूफान आया पश्चिम बंगाल में, ये बंगाल की खाड़ी से उठा और पश्चिम बंगाल में ये काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाया। इसका नाम रखा था थाईलैंड ने। निसर्ग नाम का तूफान आया, अरब सागर से उठा था, महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाया। ठीक है, और इसका नाम रखा था बांग्लादेश ने। क्रिस्टोबल नाम का तूफान अब अमेरिका में आया हुआ है, और वही माइकल नाम का जो तूफान था ये 2018 में आया हुआ था अमेरिका में। ठीक है, इस पर मैंने आपको वीडियो दोस्तों दी हुई है कि तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं, या फिर हमारे एप्लीकेशन में जाइएगा MJT ऐप में, उसमें सर्च कीजिएगा कि तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं, आपको मिल जाएगी वीडियोज़। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। डॉलर US डॉलर यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। संसद का नाम है कांग्रेस। डोनाल्ड ट्रंप 45वें यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अच्छा दोस्तों, वाशिंगटन DC में ही है IMF का हेडक्वार्टर और वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर, इसे भी आपको याद रखना है।
अमेरिका से 2 पॉइंट याद रखना है। अमेरिका अभी हाल ही में G7 के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप को ज्वाइन किया था और वहीं अमेरिका ने ही WHO से सारे संबंध खत्म करने की घोषणा की थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, उड़ीसा राज्य की कैबिनेट ने किसे अपने राज्यगान का दर्जा दिया? तो उड़ीसा राज्य की कैबिनेट ने अभी हाल ही में वंदे उत्कल जननी को अपने राज्यगान का दर्जन दिया है। यानी कि अब वंदे उत्कल जननी जो होगा ये उड़ीसा गान के रूप में जाना जाएगा। ये ऑफिशियली उड़ीसा गान घोषित कर दिया गया है। इस एंथम को दोस्तों शुरुआत में लिखा गया था 1912 में ही, 1912 में ही इसे लिखा गया था। किसके द्वारा? कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा जी के द्वारा। नाम बोल दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कांता कवि लक्ष्मी कांता महापात्रा, इन्होंने इस गीत को लिखा था 1912 में ही, ठीक है। और फिर उड़ीसा की जो विधानसभा है उसने 1994 में 1994 में विधानसभा के प्रत्येक सत्र के बाद इसको गाना अलाउ कर दिया था। यानी कि जब भी विधानसभा की सत्र कंप्लीट होती तो उसके बाद लास्ट में ये गाया जाता था। तो वंदे उत्कल जननी, अब इसको ऑफिशियल तरीके से राज्य गान घोषित कर दिया गया है उड़ीसा का। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किसानों से गेहूं खरीद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो किसानों से गेहूं खरीद के मामले में दोस्तों मध्य प्रदेश रहा शीर्ष पर, टॉप पर रहा। मध्य प्रदेश ने किसानों से सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं? इस राज्य सरकार ने दोस्तों किसानों से लगभग 1.27 करोड़ टन का गेहूं खरीदा है। कितने का? 1.27 करोड़ टन गेहूं खरीदा है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपने किसानों से, वहाँ के किसानों से, जो कि देश भर में अगर देखा जाए तो देश भर में खरीदे गए कुल गेहूं का 33% है। यानी टोटल 33% अकेले मध्य प्रदेश ने खरीदा है किसानों से गेहूं। तो इस मामले में मध्य प्रदेश है टॉप पर। तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी आज के दिन की करंट अफेयर। कैसी लगी है आपको वीडियो? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, लास्ट 6 मंथ की जो ई बुक आई हुई है, लॉन्च हुई है, उस पर 24 आवर के लिए जो आपका प्री लॉन्च ऑफर चल रहा है उसका आप लोग फ़ायदा ज़रूर उठाइए, परचेज कीजिए अभी जाकर एप्लीकेशन पर। कोई भी प्रॉब्लम आता है ई बुक से रिलेटेड तो आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर अपना स्क्रीनशॉट भेजिए। ई बुक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको सॉल्यूशन वहां पर जरूर प्रदान किया जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अगला है, G20 सम्मेलन 2020 की मेज़बानी कौन करेगा? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर कल की वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो जरूर आंसर कर ले जाएंगे। बात करते हैं अब हम लोग उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है मनु पांडे, शुभम यादव, साबिर आलम, श्यामशेर कुमार, रविशंकर, सुरभि गुप्ता, स्वर्णेश्वर कुमार, मिथुन कुमार, हर्ष सोनी, वंदना अग्रवाल, बलराम, भावना सोनी, अर्चना यादव, तपन कुमार और सुजीत कुमार। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।